घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से MDH। नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं उस विषय के बारे में पिछले लगभग एक दशक से खूब गहमा-गहमी है। मेरी मुराद है अयोध्या मंदिर को लेकर के और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर के। 2 दिन से लगातार बहस चल रही है और लगातार गहमा-गहमी है और ये कहा जा रहा है और बल्कि मांग उठी है कि जो अयोध्या में अविवादित अधिग्रहित भूमि है जिसका कि एक्विजिशन हो चुका है वो न्यास को सौंप दिया जाए और वहां पूजा अर्चना चालू हो जाए। प्रधानमंत्री ने 3 आदमियों की ड्यूटी लगाई है जिसमें अरुण जेटली हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, जॉर्ज फर्नांडिस हैं कि इस मामले पर सब लोगों से बातचीत की जाए। न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। बहरहाल आज हम ये फिर जानने की कोशिश करेंगे, बरसों से जो ये विवाद चला आ रहा है, खास तौर से इमीडिएट जो मांग है कि अविवादित अग्रहित भूमि जो है वो न्यास को सौंपी जाए या नहीं सौंपी जाए। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं कमाल फारूकी साहब हैं, सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। फारूकी साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में विष्णु हरी डालमिया जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। डालमिया साहब आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि अभी जो मांग उठी है वो उसका क्रक्स क्या है, उसका आधार क्या है? ये मांग कोई नई नहीं है, ये तो बहुत पहले से उठ रही है जी। पिछले साल भी ये उठी थी, उसके पहले भी उठी थी, तो ये तो कंटिन्यूएशन है। तो इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन जब जब ये एक खास बात कही जाती है कि जब जब चुनाव आते हैं और चुनाव नज़दीक होते हैं या डेट फिक्स हो जाती है तब तक सब तारीखें तय हो जाती हैं। जैसे अभी इस केस में अगर आप देखें तो ये कहा जा रहा है कि 22-23 को हम जाएंगे, पूजन होगा, सारा आंदोलन दोबारा से होगा और इस महीने में हिमाचल के चुनाव है। ऐसा नहीं लगता है कि लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, हम लोगों का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। हम तो अपना तारीख निश्चित करते हैं। अब चुनाव की तारीख भी वही तारीख हो जाती है, तो उससे हम लोगों की तारीख चुनाव घोषणा होने के पहले ही तारीख तय हो गई थी। हमेशा ही हुआ है जी। इस बार भी चुनाव घोषित होने के पहले ही तारीख हमारी तय हो गई थी जी। फारूकी साहब आप बताएं। क्या पूछते हैं आप मुझसे, बताइए। हम तो इस पूरे कहानी को बरसा बरस से देख रहे हैं और इसी तरह का हो रहा है। जो आपने फरमाया, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो हो सकता है इस बात से मुत्तफिक ना हो, लेकिन आम जनता, आम हिंदुस्तानी कुछ इसी किस्म की फीलिंग जैसे आपने फरमाया कुछ उसी तरह की है कि वक्तन फ़वक्तन इस इशू को जो है वो उठाया जाता है और उसका निशाना कहीं और होता है, ऐसा लोग बाग महसूस करते हैं। नहीं, आप लोगों की बात छोड़िए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो अविवादित अधिग्रहित भूमि है जिसको कि राम जन्मभूमि न्यास मांगने की बात कर रहा है, वो मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? इसमें हम कौन होते हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखेगा। सुप्रीम कोर्ट, एक्चुअली इसके पूरा बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है जी। आम मासूम जनता जो है ना वो इन तमाम चीजों से बड़ी बेखबर सी है। वो ये समझती है कि जैसे कोई फिर दोबारा एक नया इशू आ रहा है। ये पुराना इशू है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जी, जब जिस तरह से बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, हम उस बैकग्राउंड में नहीं जाते, वो दुनिया जानती है। हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह से जो उनके लिए अल्फाज फरमा चुके हैं, उससे आगे बढ़कर हम बात करते हैं। 93 में जब एक्विजिशन हुआ था और उस एक्विजिशन का एक पर्पस था जी, उसके बाद उस एक्विजिशन को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक जजमेंट दिया। एक्विजिशन को वैलिड बतलाया गया और उसके अंदर 4-5 मोटी मोटी चीजें हैं जो आम जनता को बहुत सहज लैंग्वेज में हमको बता देनी चाहिए। पहली बात तो ये कि एक्विजिशन जो था एक खास मकसद के तहत था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। दूसरी बात उसमें ये की गई कि जब तक बाबरी मस्जिद के टाइटल डीड्स का सूट डिसाइड नहीं होगा उस वक्त तक सारी जमीन, इंक्लूडिंग जो बाबरी मस्जिद की जमीन है और जो बाकी सारी जमीन है, उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता और गवर्नमेंट को उसका रिसीवर बना दिया गया जी।
और ये भी कहा गया कि इसके बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट जो है उसको डे टू डे या मौसे जल्दी जल्दी उसको सेटल करने की कोशिश की जाए जी। और उसके बाद ये भी बताया गया उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये भी बताया गया कि गवर्नमेंट जो है वो रिसीवर है, और अगर बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट डिसाइड हो जाता है तो न सिर्फ ये कि जो बाबरी मस्जिद की ओरिजिनल जगह है वो उसको दी जाएगी, बल्कि उसको फेलिसिटेट करने के लिए ताकि वहां लोगों का आना जाना और जो दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए भी जमीन फराहम की जाएगी। और एक और जाकर जो बात की गई, जो हमारे बुजुर्ग दोस्त को पता है लेकिन पता नहीं ये लोग क्यों दुनिया के सामने बात नहीं आने देना चाह रहे, कि उसमें खास तरीके से बात की गई थी कि अगर किसी ट्रस्ट को वो जमीन अलॉट की जाएगी तो वो ट्रस्ट 93 से पहले का नहीं होगा बल्कि 93 से बाद का होगा। तो इसमें न्यास तो असल में किसी तरह से आ ही नहीं रहा है बीच में जी। इसमें न्यास तो बीच में बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि न्यास जो है वो तो 93 से पहले का है। ये छोटी छोटी 4-5 चीजें आम जनता को हमें बतलानी चाहिए जी। अब जहां तक आपने जो बात फरमाई सुप्रीम कोर्ट की बात, मैं 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट वाले मुद्दे पे आता हूं। जोशी जी हैं हमारे एक दर्शक लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। जोशी जी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, बताएं आपका क्या सवाल है। आपको नमस्कार, डालमिया जी को और फारूकी साहब को भी जी। जब भारत आजाद हुआ मैं छोटा बच्चा था और भारत किस आधार पर हुआ उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा। राम जो है आदिकाल से है, अयोध्या आदिकाल से है। अगर किसी ने गलती से राम की जगह पर मंदिर बना दिया, भारत का विभाजन भी हो गया। हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के बंधु हैं उनको भारत, जो हिंदू थे उन्होंने जाने नहीं दिया, उन्होंने कहा हमारे भाई हमारा खून है यहीं रहेंगे। वह आज जो हैं उन हिंदुओं के साथ में उनकी भावनाओं और अस्मिता के साथ इतना बड़ा भारी लड़ाई कर रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। राम तो वहीं पर थे, ये सब कुछ इस्लाम वगैरह सब तो बाद में आया। क्या भारत में जितनी हमारी भावनाएं थी वो खत्म हो गई? भारत आजाद होने के बाद संविधान में केवल अल्पसंख्यकी के बारे में है, हमारा कोई अधिकार नहीं, हमारी कोई भावना नहीं, हम सब कुछ वो हैं। फारूकी साहब जरा विचार करें, बताएं। जी धन्यवाद जोशी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने जज्बातों को रखा। और भी दर्शक जो इस मुद्दे पर अपने जज्बात रखना चाहते हैं इसे 1 घंटे के प्रोग्राम में फ़ोन उठाएं और सीधे हमसे बात करें 24100001 पर। हम लोग फारूकी साहब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे तीसरे मेहमान अभिषेक मनु संघवी जी आ गए हैं, वो उनके आने के बाद हम लोग इस चर्चा को जारी रखेंगे कि जोशी साहब का हम जवाब, हाँ जोशी जी बिल्कुल जवाब देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और अयोध्या में राम मंदिर के विवाद को लेकर के जो चर्चा चल रही है उस पर चर्चा जारी रखेंगे। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH तवा फ्राई भरवा मसाला, MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं। MDH तवा फ्राई मसाला। Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. ऊपर से डालो सा चंकी चाट मसाला, छोले बल्ले बल्ले की बैंगन भाजा, MDH चंकी चाट मसाला, दुगने मजे वाला MDH असली मसाले सच MDH वो अगरबत्ती की सुगंध, वो भगवान सचमुच प्रसन्न। MDH प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव, कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of
course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर के विवाद पर। नई बात उठी है कि अविवादित अधिग्रहित भूमि जो है सौंप दी जाए और उसमें पूजा अर्चना शुरू की जाए। इस मुद्दे को लेकर के 3 लोग प्रधानमंत्री ने काम पर लगाए हैं। अरुण जेटली हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, जॉर्ज फर्नांडिस हैं। बहरहाल हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है तो इस मामले में गर्मी आ जाती है। हालांकि डालमिया जी ने मना किया इस बात को। हमारे बीच में एक नए मेहमान शामिल हुए हैं, उनका परिचय करा दूं। अभिषेक मनु संघवी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। सिंघवी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इससे पहले कि आपसे बात करें सिंघवी जी, जोशी जी थे एक बुजुर्ग, उनका सवाल था फारूकी साहब से। फारूकी साहब, आप बताएं। जोशी साहब, आपके जज्बात का पूरा एहतराम करते हुए, ये तो पूरी फिलॉसफी हमको पढ़ाई जाती है कि राम तो कण कण में मौजूद हैं, तो इस बात से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो आप बात कर रहे हैं फिलॉसफी है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपके जो जज्बात हैं उसकी भी हम कदर करते हैं। लेकिन एक बात ये भी फैक्ट है कि ये तो बाद में डिसाइड होगा कि वहां मंदिर तोड़कर बनाई थी या नहीं बनाई थी, लेकिन ये फैक्ट है कि जो मस्जिद शहीद की गई है और जिसमें 52-53 के अंदर ताला लगा था, वो 500 साल से वहां एग्जिस्ट कर रही थी। वहां 500 साल से बाकायदा वहां नमाज हो रही थी। डिस्प्यूट अलग बात रही। अब डिस्प्यूट तो हमारे दरमियान में संघवी साहब भी तशरीफ लाएं तो उसके लीगल पोजीशन भी बतलाएंगे। लेकिन जब कोई 2 भाइयों में इस तरह का कोई झगड़ा हो जाता है तो उसके 2 ही तरीके हैं। या तो यह है टेबल पर बैठकर बात की जाए कायदे में, बगैर धमकी दिए हुए, बगैर गाली गलौज किए हुए, बगैर पूरी एक कम्युनिटी को मसले के यरगमाल बनाए बगैर एक मसले कायदे में बात की जाए। और दूसरा तरीका यह है कि अगर वो बातचीत मुकम्मल ना हो पाए, कामयाब ना हो पाए, तो कोर्ट के ऑर्डर का हम इंतजार करें। तो हम तो बस यही कह रहे हैं जी, हम बिल्कुल यही कह रहे हैं, हम इसके अलावा कुछ नहीं कह रहे। फारूकी साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वीरेंद्र सिंह जी हैं दिल्ली से एक दर्शक हमारे। वीरेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बताएं क्या सवाल है। हाँ, नमस्कार जी, मैं देवेंद्र सिंह बोहरा बोल रहा हूँ दिल्ली से। अच्छा जी, देवेंद्र जी, सॉरी, माफ कीजिए। मैंने कोई बात नहीं श्रीमान। नमस्कार फारूकी साहब, नमस्कार सिंगल साहब, आप दोनों को मेरा प्रणाम है। बस मैं जोशी जी की बात जो अभी मैं सुन रहा था उसमें एक थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ जी, कि ये जो हमारा मंदिर और मस्जिद का मुद्दा है, क्यों न जैसे कि फारूकी साहब ने कहा कि 2 भाइयों के बीच में जब कोई परेशानी आ जाती है तो उसका विवाद जो है कानून के द्वारा सुलझाया जाता है। जैसा कि हमारे बीच में मिस्टर अभिषेक सिंघवी साहब बैठे हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो कानून का मुद्दा तो आपको पता है काफी लंबा टाइम लेगा। क्यों ना हम इसे शॉर्ट में सुलझा लें। आपस में 2 भाइयों की बातें हैं, हम हिंदू मुस्लिम आपस की बात है, तो क्यों ना उस जगह पे जो विवादित है वहां पर एक मंदिर बना दिया जाए और उसी के बगल में जो जगह आप कहें वहां पर एक मस्जिद बना दी जाए, जिससे कि हमारा विवाद पूर्णतः सुलझ जाए। या आप वहां पर मस्जिद बना लीजिए, सिंगल साहब को बोलिए कि चलिए भाई आप बगल में मंदिर बना लीजिए। क्यों ना हम आपस में बैठकर उस व्यवस्था को सुलझा लें। धन्यवाद देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सजेशन दिया। अभिषेक जी, हम लोग ताजा विवाद पर बात कर रहे हैं कि जो एक्वायर्ड अनडिस्प्यूटेड लैंड है उसको सौंप दिया जाए राम जन्मभूमि न्यास को और उस पर पूजा अर्चना शुरू की जाए। और उसको लेकर के विवाद है। 3 लोग लगे हैं, जैन सरस्वती मिले प्रधानमंत्री से, सबको मालूम है। हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला जो है बार बार सरफेस क्यों होता है, क्योंकि ये लगातार ये डिमांड होती आ रही है। देखिए, इसका एक मैं मानता हूँ विवादित और अविवादित भूमि का मुख्य मुद्दा तो कानूनी है, लेकिन इसमें एक राजनीतिक पहलू बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन दोनों कानूनी और राजनीतिक पहलू दोनों पर टिप्पणी करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो अभी सुना उसके सिलसिले में, कि आइडियल हल, मैं निजी रूप से ये कह रहा हूँ, मैं प्रवक्ता के रूप से या किसी राजनीतिक पार्टी के रूप से नहीं, सबसे आइडियल हल तो यही हो कि मिलजुल के बैठ के इसका एक हल निकाला जाए। और मेरा मानना है कि ये हल कोई खास मुश्किल भी नहीं है, लेकिन कुछ विरोधाभास की पोजीशंस लेके, कोई बहुत ज़्यादा एंटेगोनिस्टिक पोजीशंस लेके ये बात भड़कती है। एक विशेष सर्कल हो गया है। जैसे मेरा मानना, निजी मानना है मेरा, कि सौहार्द की एक स्पिरिट में अगर मुस्लिम समाज ये कहे कि ये हम यहाँ देना चाहेंगे मंदिर के लिए, और साथ साथ हिंदू समाज ये कहे कि हम आसपास उसके एक अच्छी भव्य मस्जिद बनाएंगे,
ये हो भी सकता है, ये कोई बहुत बड़े की बात नहीं है। अभिषेक जी, सॉल्यूशन पे पहुंच गए हम लोग। सॉल्यूशन पे आने से पहले एक चीज मैं कहूंगा, फिर आप कानूनी मुद्दे पे जाऊंगा। लेकिन ये क्यों नहीं होता है? ये इससे नहीं होता है कि मुस्लिम समाज ऐसा कुछ कहे, उससे पहले बहुत बड़े अग्रेसिव टोन पे कई हमारे और एसोसिएशंस बहुत अग्रेसिव टोन पे डिमांड करते हैं, उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं। तो मुस्लिम समाज ये नहीं कह सकता। मुस्लिम समाज कहे उससे पहले ये होता है, और हिंदू समाज कहे उससे पहले मुस्लिम समाज कहता है कि नहीं वहां बनाइए। तो ये बात एक विशेष सर्कल बन जाती, कौन पहल करे। नहीं तो मेरा मानना है कि दोनों समाज में इतने अच्छे समझदार लोग हैं, ये तो बहुत छोटी बात है। अगर आसपास एक बहुत भव्य चीज बने, और अगर एक्चुअल कोई गर्भगृह है, कोई स्थान है जहां पर समझा जाता है कि जरूरी है राम मंदिर होना, तो हो सकता है, और पास में मस्जिद बन सकती है। लेकिन इसको बनने दिया जाता नहीं है, क्योंकि इसमें राजनीति आ जाती है। अब मैं आता हूं दोनों बाकी मुद्दों में, राजनीति क्यों आती है। सबसे जरूरी प्रश्न ये है, और ये बीएचपी से भी पूछना चाहिए, हमारे बाकी मुद्दा अभी क्यों हुआ फरवरी में रेज, जनवरी में क्यों नहीं हुआ, नवंबर में क्यों नहीं हुआ, अगस्त में क्यों नहीं हुआ। और ये मुद्दा पिछली बार अगर आपको याद हो तो वापस जनवरी फरवरी 2002 में हुआ था, उसके बाद गुजरात दौरान कुछ हुआ था। क्यों? और अगर आप पहले जाएं, यूपी इलेक्शन में जाइए पहले, और इलेक्शन में जाइए, हमेशा ही रेज होता है। क्यों होता है? आखिर ये मुद्दा तो 2002 में सितंबर में रेज हो सकता था। इसका साफ कारण है राजनीतिक। इसको एक प्रकार से बॉयल किया जाता है, खिचड़ी पकाई जाती है जब चुनाव आते हैं। तो जहां तक कानूनी सवाल है, मैं मोटे तौर पे जो इन्होंने कहा उससे मैं सहमत हूं, लेकिन मैं आपको पढ़ना चाहूंगा। ये जो संविधान पीठ थी उच्चतम न्यायालय की, जिसका नाम है इस्माइल फरूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको अयोध्या जजमेंट कहते हैं, ये बड़ा लंबा जजमेंट है। इसमें मेजॉरिटी बहुमत का जजमेंट है और माइनॉरिटी का जजमेंट है। जो बहुमत जजमेंट है वही कानून है इस देश का, संविधान के अंतर्गत। इसमें दो पैरे मुख्य हैं, 49 और 57। ये दो पैरे बहुत अहम हैं और लंबे हैं, इसलिए पूरा नहीं पढ़ सकता मैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक पढ़ूं। 57 पढ़ने से पहले बता दूं क्या इसका मुख्य मतलब क्या है। मतलब सिर्फ यह है, अविवादित भूमि कोई नहीं कहता कि मुस्लिम्स को बिलोंग करती है या दे देनी चाहिए। मुस्लिम भी नहीं कहते और भी उच्चतम न्यायालय भी नहीं कहता है। ये जमीन न्यासों की है, हिंदुओं की है। लेकिन अविवादित और विवादित जमीन दोनों बहुत लिंक्ड हैं, रिलेटेड हैं, इनएक्सट्रिकेबली इंटरट्वाइंड हैं। क्यों है? क्योंकि अगर जो भी निर्णय होता है विवादित जमीन का, उस निर्णय को निश्चित करने के लिए, उसको कार्यान्वित करने के लिए अविवादित जमीन का भी इस्तेमाल हो सकता है शायद भविष्य में। इसलिए जब तक विवादित जमीन का निर्णय न हो, तब तक अविवादित को छेड़ने में खतरा है। ये उच्चतम न्यायालय ने कहा। मैं एक सेंटेंस पढ़ूंगा, बहुत लंबे 2 पैरा हैं, करीब 1.5 पेज के 2 पैरा हैं। सिर्फ एक सेंटेंस अगर पढ़ें, reason for acquisition of the larger area adjacent to the disputed area has been indicated. It is therefore not unrelated to the resolution of the dispute, which is the reason for the entire acquisition. On closer scrutiny, it is not so, since it is for the larger national purpose of maintaining and promoting communal harmony and in consonance with the creed of secularism. Once it is found that it is permissible to acquire an area in excess of the disputed area alone adjacent to it to effectuate the purpose of acquisition of the disputed area and to implement the outcome of the final adjudication between the parties, to ensure that in the event of success of the Muslim community in the dispute, their success remains meaningful, the extent of the adjacent area considered necessary. जी तो ये एक साफ एक मंतव्य रहा है उच्चतम न्यायालय का। सिंघवी साहब आपने बहुत बढ़िया कहा। कुरैशी साहब लाइन पे हमारे एक दर्शक, उसके बाद हम डालविया साहब के पास आएंगे। कुरैशी साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बताएं आपका क्या सवाल है। जी नमस्कार, मैं मोहम्मद साजिद बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा सवाल श्री विष्णु हरि डालमिया जी के लिए है, और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे सवाल का वो बहुत ही सिंपल जवाब देंगे जी। क्योंकि मंदिर मस्जिद का ये जो मुद्दा है इतना हाइप ले चुका है। आई एम अ पैट्रियट मुस्लिम ऑफ दिस कंट्री। मैं उनसे सीधे शब्दों में अब ये जानना चाहता हूँ, क्या मुसलमान और हिंदू के अधिकार अलग अलग हैं? अगर कोई डिस्प्यूट आ चुका है तो क्यों ना हम इसमें कोर्ट की बात माने। इस बात अब ये सवाल जो है इतना बड़ा बन चुका है कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी और मेरे जैसा पैट्रियोटिक मुसलमान भी ये सोचता है कि क्या हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद को ये डिसाइड करना होगा क्या मुसलमान और हिंदू के अधिकार इस देश में अलग अलग हैं और कितने अलग हैं। आज हमें इसका जवाब चाहिए। आप बता। देश में दोनों समाज का अधिकार बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के नाम पर जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको विशेष अधिकार दिया जा रहा है। तो ये समानता का व्यवहार नहीं हुआ जी। इस पर तो मुझे ये कहना है जी।
दूसरा, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ साफ कहा है 1984 के जजमेंट में कि गवर्नमेंट ये निर्धारित करे कि कितनी जगह की आवश्यकता होगी। अगर मुसलमान केस जीत जाते हैं तो उनको अपनी मस्जिद वहाँ बनाने के लिए और उसके लिए जाने के लिए रास्ता वास्ता ऐसा ना हो खाली वो सारे तरफ से ब्लॉक्ड हो जाए और उनका काम ही ना हो पाया है। इसलिए गवर्नमेंट इसको निर्धारित करे कि भाई जितनी जगह आवश्यकता हो उसको रोक के बाकी सारी ज़मीन जो ओनर्स हैं उनको दे दी जाए। तो 94 का जजमेंट है जी। आज हम 2003 में बैठे हैं और गवर्नमेंट ने अब तक उस जजमेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। 94 से अब नहीं, तक ये मामला तो कोर्ट में चल रहा है ना। नहीं भाई साहब, नहीं चल रहा है कोर्ट में। ये तो मैं कह रहा हूँ, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया कि गवर्नमेंट इसको निर्धारित करके कि कितनी ज़मीन चाहिए और किस रूप में अगर मुसलमानों की मस्जिद वहाँ बनती है तो उनको जाने का राइट ऑफ वे और सब तरह का उनको ऐसा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट इसको निर्धारित करके उस ज़मीन को तो रख के और बाकी ज़मीन जो सरप्लस है वो ओनर्स को वापस कर दे। तो गवर्नमेंट को चाहिए था 94 के जजमेंट के बाद इस काम को करना। आज 2003 हो गया, अब तक वो काम नहीं हुआ जी। तब इसमें लेकिन साहब इसमें एक फर्क है ना, ये समझ में आ सकता है कि सरकार कुछ करे, कुछ वहां पर मैप करे, कुछ लाइन ड्रॉ करे, एरिया कैलकुलेट करे, वो समझ। लेकिन याचिका ये नहीं है। अभी जो याचिका वीएचपी और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या सरकार द्वारा है वो ये है कि जो फ्रीज है अविवादित लैंड पे उसको हटा दिया जाए जी। ये जो आप कह रहे हैं निवेदन नहीं है। नहीं, यही निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं कि सरप्लस जमीन को डिटरमिन करके बाकी जमीन ओरिजिनल ओनर्स को दे दिया जाए, उस जजमेंट पर आज तक सरकार ने काम नहीं किया। उस जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट करे। लेकिन चलिए इसी के साथ एक मिनट कानूनी सवाल है, एक मिनट मैं कानूनी बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात यह है, मैं समझता हूँ कि हर चीज का एक पॉजिटिव एंगल होता है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे दरमियान सदर साहब मौजूद हैं। कम से कम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को तस्लीम तो किया। हम भी यही चाह रहे थे इतने दिनों से कि तस्लीम करें कि जो कोर्ट डिसाइड करेगा वो आप मान लेंगे। मेरे ख्याल से काफी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही चलिए अमर सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अमर सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अमर सिंह जी, हेलो। हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हम लोग अविवादित अधिग्रहित भूमि के बारे में बात कर रहे हैं कि वो सौंपनी चाहिए या नहीं सौंपनी चाहिए। डिमांड उठी है और इस पे आंदोलनरत हैं और 22 तारीख को अयोध्या में पूजा होगी, अर्चना होगी, लोग आंदोलन करेंगे और 26 तारीख को हिमाचल में चुनाव भी है। आप ये बताएं कि विश्व हिंदू परिषद का यह आंदोलन जो है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ऐसा है कि जब सरकार हर मोर्चे पर विफल है, जब रोटी कपड़ा और मकान की समस्याओं का जो बुनियादी समस्याएं हैं जनसाधारण की, उसका कोई हल नहीं हो सकता है, और नौजवानों की समस्याओं का, बेरोजगारी का कोई हल नहीं हो सकता है, किसान के फसल का उत्तर प्रदेश में और देश में दाम नहीं मिल रहा, पंजाब से लेकर के महाराष्ट्र तक हर मोर्चे पर किसान, नौजवान और जो अत्याचार हो रहा है, हर तरह से सरकार जो है हर मोर्चे पर विफल रही है। तो इस विफलता को छुपाने के लिए आतंकवाद का झूठा नारा दे रही है और इस अपनी विफलता को छुपाने के लिए सरकार जो है ये बेबुनियाद मुद्दों को उठाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आचरण पहले ही जो है उत्तर प्रदेश के किसानों को गोली दे रही है, उत्तर प्रदेश के किसानों को, देश के किसानों को उसकी लागत जो है लाठी से मारा जा रहा है, उसके किसानों को उनका मूल्य और उनकी कीमत नहीं मिल रही है। अमर सिंह जी, वो मुद्दा दूसरा है। मैं अयोध्या के मुद्दे पे आपकी राय जानना चाह रहा था कि 3 मेंबर कमेटी बनी है, मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली और जॉर्ज फर्नांडिस को लगाया गया इस काम पे, और एनडीए से बाहर है ये मुद्दा। मजे की बात ये है, लेकिन फिर भी इतना दबाव है कि इसको लेकर के पूरे देश में चर्चा है। देखिए, मैं ये बता रहा था, ये बात मैं बेबुनियाद नहीं बोल रहा हूँ। किसान की और मजदूर की, नौजवान की बात जो है मुद्दा वही है जी, लेकिन उस मुद्दे को सरकार हल करने में विफल रही है। इसलिए जनता का ध्यान बटाने के लिए जी वो आतंकवाद का पहले झूठा नारा दे रही थी जी, और कि हम आतंकवाद से निपटेंगे, और सबसे ज्यादा आतंक जो है इसी सरकार के दौरान हुआ है। संसद से लेकर के लाल किले तक देश में कुछ सुरक्षित नहीं रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के शरारती तत्वों ने उड़ीसा के विधानसभा पर भी हमला किया है, हर तरह से हर मोर्चे पर सरकार विफल रही है। अपनी विफलता को छुपाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने विवादित भूमि के बारे में एक निर्णय दे दिया है जी। उस निर्णय को निरस्त कराने के लिए फिर जाने का मतलब है, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, इनके अंदर का सोया हिंदुत्व का बोध जागृत हो जाता है।
ये महंगाई और भ्रष्टाचार से निपटने के में भी ये विफल रही है। कभी ये जय श्री राम करती है, कभी जय श्री सुखराम करती है। आपको लगता है, आप ये कहना चाहते हैं ये सारा मामला राजनीति से प्रेरित है इस समय? राजनीति से ही प्रेरित है जी। धन्यवाद अमर सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग डालमिया साहब, आप क्या कहेंगे, बताइए। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि राजनीति से इस मुद्दे का कोई संबंध नहीं है जहां तक विश्व हिंदू परिषद है, और हम अपनी तारीखें फिक्स करते हैं तो वो कोई चुनाव की तारीख को देख के फिक्स नहीं करते। नहीं, लगता तो ऐसे ही डालमिया साहब। तो वो हो जाता है ऐसा, अगर हो जाता है, पहले से चले आइए। पहले 2 साल नहीं, काफी चल रहा है। हमारा कोई इसके अंदर पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, और हम लोग जो बिना, देखिए एक कागज धार्मिक मोटिव है जिसको विश्व हिंदू परिषद लेके चल रहा है। मैं एक क्रोनोलॉजी जो है, घटनाक्रम पूरा पढ़ रहा हूँ सन 1949 से मेरे पास आज तक का है, ताकि व्यूअर को भी तस्वीर साफ हो जाए। देखिए अधिकतर केसेस में मैं आपको बताया है कि चुनाव की तारीख तय होने के पहले ही हमारी तारीखें घोषित हुई हैं। अगर चुनाव की तारीख घोषणा होने के बाद हमारी तारीख घोषित, तब तो आप ये कह सकते थे जी, लेकिन हमारी तारीख पहले घोषित हुई और चुनाव बाद में घोषित। डालमिया साहब, इस देश में इलेक्शन कमीशन है, वेबसाइट है, सब वेबसाइट्स पे ये लिखा हुआ है कि आने वाले दिनों में किस किस असेंबली की जो है डेट एक्सपायर हो रही है और कब कब किस डेट में संभावित चुनाव हो सकते हैं। तो इसलिए में कोई हैरानी की बात नहीं है, ये सब प्रायोजित नहीं हो, और आपके यहाँ पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। सवाल नहीं, सवाल ये है कि हम उस चुनाव की तारीख को देख के अपनी तारीख फिक्स नहीं करते। चुनाव की तारीख कब होगी वो तो इतने तारीख, इतने टाइम तक हो रहा है जी, उस टाइम में कब होगा ये हमको मालूम नहीं। हम फिक्स करते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। हमारे जो संत हैं, साधु हैं, जो धर्माचार्य हैं, उनकी कन्वीनियंस को देख के हम अपना फिक्स करें। जी, मैं अपने दर्शकों के लिए एक क्रोनोलॉजी आपको बता दूं ताकि थोड़ा सा मदद मिलेगी। हम लोग देखें 1949 में 1949 में ट्रांसफर ऑफ आइडियल ऑफ लॉर्ड राम टू द सेंट्रल रोम, बोथ कम्युनिटीज फाइल सिविल सूट्स, द गवर्नमेंट प्रोक्लेम्स द प्रेमिसेस ए डिस्प्यूटेड एरिया एंड लॉक्स द गेट्स। और 1949 से पहले वहां कोई रामलला जी की मूर्ति नहीं थी, ये भी जरा बता दीजिए। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1949 रात को वो आई है वहां पर। जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट साहब, 1925 से वहां कोई नमाज नहीं पढ़ेगी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? नमाज तो बराबर होती रही है, रात को भी नमाज, वो एफआईआर में लॉज है कि रात को नमाज पढ़ कर गया है वो। जी, एक मिनट। हम लोग मेरे ख्याल से सच्चाई को सच्चाई की तरह क्यों नहीं मानते? एक मिनट, इतना गलत बयानी से क्या फायदा? 1984 में वीएचपी spearheads temple movement. 1986 Faizabad district judge orders opening of gates of the disputed mosque, allows Hindus to worship there. Muslims set up Babri Masjid Mosque Action Committee in protest. असली में तो 1986 is a year which is very crucial. 1989 VHP का जन्म भी कब हुआ था ये बता दीजिए ना। बताया 1984। नहीं, VHP का जन्म तो इससे पहले थोड़ा सा पहले, एक मिनट। 1989 VHP steps up a campaign laying the foundation of a Ram temple on land adjacent to the disputed mosque. 1990 VHP Vishwa Hindu Parishad volunteers partially damaged the mosque. 1991 BJP comes to power in UP, state government acquires 2.77 acres of land. 1992 the mosque is brought down. 1993 central government acquires the area by an ordinance. 1993 is also an important year. 1998 the BJP forms coalition government under Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. 2001 the tension rise on the anniversary of the demolition of the mosque. VHP pledges again to build Hindu temple at the site. June 2002 Mr. Vajpayee sets up an Ayodhya cell in his office and appoints a senior official Shatrughan Singh to hold talks with Hindu and Muslim leaders. February 2002 BJP rules out committing itself to the construction of a temple and its election manifesto for Uttar Pradesh assembly elections. VHP confirms deadline of 15th March to begin construction. डालमिया साहब, ये तो क्रोनोलॉजी थी, इसके बाद लौट करके हम आएंगे कि इस क्रोनोलॉजी में पिछले 5 साल से तो लगातार आप सत्ता में हैं, और जो आप मांग, सत्ता में मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी, हम लोग लौट करके आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से MDH नए पाउच में बने MDH मसाले जो सबके पसंद।
दाम वाजबी, क्वालिटी वही एकदम सही। असली मसाले सच सच MDH। हल्दी मिर्च धनिया पाउच में। सेलिना की अदाएं करें सबको दीवाना। माई ब्यूटी इज माई हेयर। कैसे? क्या आप जानना चाहते हैं? बालों की सही देखभाल के लिए सही शैम्पू इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आंवला शिकाकाई साधारण बालों के लिए, कोकोनट रूखे बालों के लिए, रोजमेरी डैंड्रफ के लिए। अब तो आप भी जान गए ना? अयूर हर्बल शैम्पू। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. सब्जी तवा फ्राई भरवा मसालेदार। MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं। MDH तवा फ्राई मसाला। मसाले सच प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। जहाँ जहाँ जाए शुभ लक्ष्मी वहाँ खुशियों के आए। हरी वर्षा धूप सच सच MDH MDH। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अयोध्या में राम मंदिर विवाद को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं अभिषेक मनु संघवी साहब, कमाल फारूकी साहब और विष्णु हरी डालमिया जी। फारूकी साहब, आप कुछ एक मिनट में इससे पहले कि आपसे सवाल करूं, गुरदीप सिंह टेलीफोन लाइन पे हैं हमारे दर्शक। गुरदीप जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी त्यागी साहब जी, बताएं। ऐसा है, मेरा सवाल डालमिया साहब से है जी। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद वाले बीजेपी की स्टेजेस के ऊपर या उनके प्रो स्टेजेस के ऊपर जाके हिमाचल प्रदेश में ये मंदिर का मज्जा नहीं उठाएंगे? जी बस, धन्यवाद। धन्यवाद डालमिया साहब। हमारा तो चुनाव प्रचार में कुछ करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। चुनाव प्रचार में हम लोगों के जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। गुरदीप भाई, असल में आपको ये सवाल इस तरह से पूछना चाहिए था कि गुजरात में क्या किया था हमारे तुगड़िया भाई ने और बाकी लोगों ने, तो क्या वो रिपीट करेंगे उसी तरह का प्रचार हिमाचल प्रदेश में? तो डालमिया साहब जरा ज्यादा कमिटेड हो जाते। ये तो इनका तरीका ये है भाई, इसी तरह से होता है माशाल्लाह। जी डालमिया साहब, आप कुछ कहेंगे किस बारे में? जो फारूकी साहब कह रहे हैं कि आप लोग जो है, गुजरात का विषय दूसरा था। गुजरात को जो हम लोगों ने वहाँ पर जो भी कुछ काम किया वो नरेंद्र मोदी के समर्थन में किया। जी नहीं, तो यहाँ आप नहीं करेंगे धूमल जी के समर्थन में? मैं बता रहा हूँ ना कि हम लोगों का कार्य ये कोई काम नहीं है कि जाके हम वहाँ प्रोपेगेंडा प्रचार करें और वो सब करें। नहीं, लेकिन जिस तरह से विश्व परिषद इस काम में ये नहीं है कि उनको प्रोपेगेंडा प्रचार करने का आवश्यक काम में जुटी नहीं है, ये उनका काम नहीं है। जी अभिषेक जी, मुझको एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताएं कि अभी जो कमेटी बनी है, मुरली मनोहर जोशी को लगाया है, अरुण जेटली को लगाया है और जॉर्ज फर्नांडिस को लगाया है, ये काम पहले भी हो सकता था क्योंकि 5 साल से डालमिया जी की सरकार है और लगातार डालमिया जी की सरकार कहाँ आप गलत बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीएसपी की सरकार। चलिए इस सवाल को करने से पहले मैं अपने दर्शकों के सामने एक सवाल ये भी कर देता हूँ। ये हमको समझ में नहीं आता, आप तो वीएचपी के होने के बाद ये कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, वीएचपी अलग है। बीजेपी कहती है कि वीएचपी को हम समझा रहे हैं, सारे शीर्ष नेताओं को समझाया जा रहा है। समझाना एक अलग बात है, किसी भी काम के लिए किसी से बात करना समझाना अलग बात है। बीजेपी और वीएचपी दोनों एक ही परिवार से संबंधित हैं। उसके बाद आप एक ही परिवार के 2 भाई होते हैं, फिर भी उनके विचार अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग हो रहते हैं। ये तो फिक्शन है, कोई भी शायद नहीं मानता, इस पे तो शायद डिबेट भी नहीं करना। हाँ, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। एवरीबॉडी नोज इट। इसका एक खास राजनीतिक उद्देश्य है। देखिए, सरकार में कुछ हद तक थोड़ी जिम्मेवारी का, एक संवैधानिक जिम्मेवारी का जामा होता है, एक कुछ बॉर्डर्स होते हैं, लिमिट्स होती हैं। जो चीज सरकार नहीं कर सकती वो परिवार के कई और विभिन्न अंगों द्वारा कहलाई जा सकती है।
उस मामले में मैं तो स्वीकार करता हूं कि हमारी जैसी पार्टियां जिनके सो कॉल्ड परिवार नहीं है उनको बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो कई गलत बातें या जो कई उत्तेजनापूर्ण बातें कर सकते हैं परिवार के माध्यम से वो आप नहीं कर सकते अगर आपके ऐसे परिवार के अंग ना हो। तो ये तो एक बड़ी ऑर्केस्ट्रेटेड स्ट्रेटेजी है, शायद कोई भी नहीं सिवाय शायद वीएचपी के और आरएसएस के कोई इसका विश्वास नहीं करता कि ये परिवार सब एक दूसरे के अभिन्न अंग नहीं है। लेकिन मुद्दा ये नहीं, मैं ये मानता हूं कि हम अयोध्या में अब इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि सिर्फ हम डिबेटिंग पॉइंट स्कोर कर पाते हैं एक दूसरे के, और जब तक वो डिबेटिंग पॉइंट चलते रहेंगे तब तक इस बहुत सीरियस प्रॉब्लम का हल नहीं हो पाएगा। और वो हल समन्वय से, सहमति से ही हो सकता है। जैसे ही सहमति की तरफ बढ़ते हैं तो एक उत्तेजनापूर्ण वक्तव्य आ जाता है, उत्तेजनापूर्ण वातावरण बन जाता है, तो हल नहीं होता। मैं उदाहरण दूं आपको छोटा सा, अगर मैं मानता हूं कि अगर, और मैं ऑफिस से निजी रूप से बोल रहा हूं कि प्रवक्ता के तौर पर नहीं, राजनीतिक तौर पर नहीं बोल रहा हूं, अगर शायद ये साफ कर दिया जाए कि किसी और प्रकार की मांग नहीं होगी कभी भी, या कभी मथुरा की बात होती है, कभी काशी विश्वनाथ की बात होती है, ऐसा कुछ उत्तेजनापूर्ण चीज नहीं होगी। 300 मस्जिदें और हैं, और ये एकदम क्लियर कर दिया जाए और एक सौहार्द के एटमॉस्फेयर में बैठा जाए, तो मुझे कोई खास शक नहीं है कि मुस्लिम्स की तरफ से भी ये एक प्रकार से एक बहुत अच्छे से मान्य हो सकती है कि वहां एक मंदिर बनाया जाए। लेकिन वो स्टेज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, उस स्टेज को पहुंचने से 2 कदम पहले कभी तोगड़ा जी का कोई स्टेटमेंट आ जाता है। अब तोगड़ा जी ने परसों कहा कि हम सब मानते हैं, लेकिन अगर ये 22 तारीख या 26 तारीख जो भी तारीख उन्होंने दी तब तक ये नहीं होता है, तो उन्होंने शब्द यूज नहीं किया, लेकिन हिंट ये साफ किया कि भूकंप होगा देश में जी। अब वो भूकंप होगा देश में, देश हिल जाएगा, ऐसे इस प्रकार के थ्रेट से हल नहीं निकल पाता जी। एक मिस्टर मोहम्मद, और अगर वास्तव में हल चाहिए और वास्तव में मंदिर बनाना है तो और भी जरूरी है कि ऐसे उत्तेजनापूर्ण से, अगर मैं तो ये मानता हूं अगर मैं चाहूं भी मंदिर बनवाना तो मंदिर नहीं बनेगा इस तरह के उत्तेजनापूर्ण स्टेटमेंट देके। मोहम्मद हैं दर्शक हमारे इलाहाबाद से। मोहम्मद साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बताएं आपका क्या सवाल है। मनोज त्यागी जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं विष्णु हरी डालमिया जी से पूछना चाहता हूँ जी। ये अभी कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मेरी सरकार नहीं है। ये 5 साल की सरकार है, लगभग इस सरकार का स्टैंड वही है जो नरसिम्हा राव और राजीव गांधी की सरकार कर रही जी। उस सरकार से ये लोग आर पार की लड़ाई लड़े, पूरा एक हिंदू ज्वार पैदा किया और उसमें बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आज ये लोग इस सरकार से इस तरीके की लड़ाई लड़ करके क्यों नहीं मंदिर बना ले रहे हैं? ये क्यों आर पार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और ये लोग नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं? जब चुनाव आता है तो इनके संगठन को इस तरीके से एक्टिवेट किया जाता है कि एक पूरा ध्रुवीकरण हो जाता है। मतलब क्या कोई मतलब इसका औचित्य क्यों नहीं ये लोग सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं जिस तरीके से साल 84 या नरसिम्हा राव की लड़ाई उसमें लड़ा गया जी। डालमिया साहब, आर पार की लड़ाई क्या होती है? इसमें कोई शस्त्र का इस्तेमाल नहीं होना है, कोई ऐसी लड़ाई नहीं होनी है, शूटिंग नहीं होनी है। ये तो जो कुछ एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो परमिसेबल तरीके हैं उन्हीं तरीकों से काम आगे करना है। जितने अच्छे शुगर कोटेड लफ्ज आप कहते हैं डालिया साहब, काश के मौसे तुगड़िया साहब भी इसी लैंग्वेज में इस्तेमाल करें। काश के मौसे कि वो बजरंग दल वाले भी उसी लैंग्वेज में इस्तेमाल करें जो आप आज टीवी के सामने कह रहे हैं। जो अभिषेक भाई ने फरमाया विदाउट कमेंटिंग ऑन व्हाट ही सेड, इनफैक्ट जो अगर कोई और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर वो अगर वो स्टेटमेंट दे तो मेरे ख्याल से पोटा छोटा सब उसके ऊपर लग जाना चाहिए। जो मसे द काइंड ऑफ धमकीज विच इज मेकिंग, द काइंड ऑफ प्रोवोकेशन विच इज मेकिंग, आप तो लग रहा है कि बहुत इस वक्त मुलाहिमत के साथ में और बहुत ही मीठे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। यही गुफ्तगू जरा उनसे भी तो कहने के लिए कहिए ना कि क्या किस लैंग्वेज में बात करते हैं। मुझसे गुफ्तगू कर लीजिए ना। मैं तो आपसे भी हम तैयार हैं, आपसे गुफ्तगू कर ही रहे हैं। हम लोग हम तो कर ही रहे हैं, गुफ्तगू करके फैसला कर लीजिए। नहीं, जो मोहम्मद साहब का सवाल था उसका जवाब अभी नहीं हुआ पूरा। बस जवाब कि आर पार की लड़ाई का मतलब क्या था? आर पार की लड़ाई क्या, हम लोग पहले तो बातचीत के तरीके से चीज को सुलझाने की कोशिश करते रहे हैं अब तक जी। सरकार की ओर से भी आश्वासन मिलते रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम करेंगे, कुछ न कुछ होगा, इसका नतीजा निकल आएगा। लेकिन अब जब लगता है कोई नतीजा नहीं निकलता है तो फिर जो एजुकेशनल अप्रोच चलिए सरकार को छोड़ देते हैं हम लोग, अविवादित भूमि, अधिग्रहित भूमि को भी छोड़ देते हैं। अविवादित भूमि के बारे में इतना कहना चाहूंगा जी कि जहां कोई विवाद ही नहीं है वहां कोर्ट बीच में कहां से आ जाता है जी? अरे कोर्ट तो आदमी जब जाता है जहां विवाद हो किसी चीज को लेके, तब कोर्ट आता है बीच में। जहां विवाद ही नहीं है वहां कोर्ट कहां से आ गया बीच में? नहीं, वो तो गवर्नमेंट की एक्वायर्ड लैंड है, गवर्नमेंट का एक्वायर्ड लैंड है। लेकिन तो फिर भी अविवादित है वो, इसलिए क्योंकि कोई क्लेमेंट नहीं है। मैं आपका क्लेमेंट नहीं, क्लेमेंट हम है ना। नहीं, क्लेमेंट आप है लेकिन गवर्नमेंट ने एक्वायर किया हुआ है। इसका ये डिस्प्यूट केवल गवर्नमेंट और हमारे बीच में है जी।
इसमें कोर्ट कहां से आ गया? सर गुस्ताखी माफ हो, वीएचपी के ताल्लुक से जो सुप्रीम कोर्ट में फरमाया गया है, जरा उनके ऊपर भी गौर फरमा लीजिए कि क्या कहा गया है। तो आप तो पार्टी नहीं है, खामाखाई में आप मसले के पार्टी बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में व्हाट वीएचपी? सुप्रीम कोर्ट में तो एक सज्जन है, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है, वीएचपी ने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की। उसके अंदर जब पिछले वर्ष ऑर्डर हुआ और उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने जो अविवादित जी उसको भी विवादित बना दिया। मेरे तो ये समझ में नहीं आता साहब, आप ज्यादा जानते हैं सिंघवी साहब कि जहां विवाद ही नहीं है वहां सुप्रीम कोर्ट कैसे बीच में आ गया? वो बात तो शायद पुरानी इसलिए हो गई क्योंकि अगर आपका कहने का मकसद ये है कि ये एक आस्था का मामला है और इसमें कोर्ट कचहरी कोई निर्णय कर ही नहीं सकती, तो ये तो विपरीत है सरकार के भी। वो विवादित स्थान के बारे में कह रहे हैं, लेकिन जहाँ अभी विवाद है ही नहीं, हमारा आपका कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, तो वहाँ कोर्ट में जरूरत क्या है जाने की? सरकार ने सवाल है वो तो एक नए एक्ट द्वारा है, ऐसा है सर। तो फिर वो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट का हमारा मामला है। हाँ। उसके ना मुस्लिम समाज कहाँ से आता है बीच में? नहीं, तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट जो कानून पूरे देश भर को अप्लाई करता है, मुस्लिम्स को, हिंदूज को, क्रिश्चियंस को, सभी भारतीय नागरिकों को, वो एक्ट पास किया है। उस एक्ट के अंतर्गत अविवादित सो कॉल्ड अविवादित जमीन को भी एक्वायर किया गया है। सही है। और उस एक्ट और उस अविवादित एक्विजिशन को उच्चतम न्यायालय ने सही माना है। हमने कब कहते हैं, मैं तो ये कहता हूं जब अविवादित है तो सरकार खुद ही कर सकती है उसके अंदर निर्णय, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि आप इसका निर्णय करके बाकी सरप्लस जो है वो दे दीजिए। बदले या जब तक कानून बदलने का सवाल नहीं है, बदले तब तक नहीं कर सकती। उस कानून में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आप इसका निर्णय करिए कि कितनी जगह सरप्लस है, जो सरप्लस है वो वापस कर दीजिए। तो आप सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे ना, बात खत्म हो गई। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, बात सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो लोग मानेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे मान लें? नहीं मानेंगे। अच्छा, कोर्ट ही नहीं मानेंगे। जब है सो विवादित को अविवादित को विवादित कर देते हैं। हम तो चाहते हैं हमें जमीन मिले, मंदिर बने। उसको सही भी माना जाए डालमिया साहब, तो एक छोटी सी याचिका होनी चाहिए वीएचपी द्वारा उच्चतम न्यायालय को कि आदेश दिया जाए उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को कि वहां पर नापा जाए, एरिया नापा जाए, मालूम किया जाए। जबकि इस वक्त जो उच्चतम न्यायालय के सामने सरकार ने एप्लीकेशन दी है वो ये है कि जो वहां पर फ्रीज है, जो 12 मार्च का स्टे है, उसको वेकेट किया जाए, तो उसको हटाया जाए। उसका कारण होगा, उसका वेकेट करने से इफेक्ट होगा कि सब लैंड वापस मिल जाए। नहीं, वेकेट करने से 94 का जजमेंट वो ऑपरेटिव हो जाता है। नहीं, वो ऑपरेटिव नहीं होता है। देखिए, वो ऑपरेटिव नहीं होता है डालमिया साहब। नहीं, बिल्कुल ऑपरेटिव। जिस चीज को उन्होंने स्टे किया है, 94 के जजमेंट को स्टे किया। देखिए, 94 के जजमेंट को स्टे करने का ये मतलब नहीं है कि वो जमीन आपको दे दी जाए। वो जमीन हमको दे दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये बात। 94 के जजमेंट को स्टे करने का सवाल ही नहीं उठता। 94 का जजमेंट 5 जजेस का संविधान पीठ का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। 12 मार्च को तो एक एप्लीकेशन पे उच्चतम न्यायालय ने सिर्फ 3 जजेस ने ऑर्डर किया था। 3 जजेस तो वैसे भी 5 जज के खंडपीठ, संवैधानिक खंडपीठ को छू भी नहीं सकते। तो कैसे उन्होंने किया? सवाल नहीं है। फिर उस जज ने कैसे किया ये ऑर्डर? उस टेक्निकलिटी में नहीं जाते हम लोग। सलाउद्दीन है हमारे दर्शक, को सवाल करना चाहते हैं। सलाउद्दीन साहब, आपका स्वागत है, बताएं आपका क्या सवाल है। जी त्यागी साहब, मैं आप तीनों हजरात से एक सवाल पूछना चाहता था जी। वो ये है कि क्या ये मुमकिन है कि कुछ अरसे के लिए बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के ऊपर बिल्कुल डिस्कशन रोक दिया जाए, चाहे वो 1 महीने का वक्त हो, चाहे वो 2 महीने का वक्त हो, और इसके बाद ये डिस्कशन हो प्रोफेशनल्स के बीच में, इसमें पॉलिटिशियंस और मजहबी लोगों को बिल्कुल अलग रख के, और सिर्फ प्रोफेशनल लोग जिसमें डॉक्टर्स हों, कुछ इंजीनियर्स हों, कुछ प्रोफेसर्स हों, दोनों कम्युनिटीज के, और उनसे कहा जाए कि 1 महीने में आप लोग कोई हल दीजिए। क्या ये लोग, तीनों लोग इस बात के लिए तैयार होंगे? जी धन्यवाद आपका सलाउद्दीन जी। बताएं डालमिया साहब। ये चाह रहे कूलिंग ऑफ पीरियड हो जाए, फ्रीज कर दीजिए कुछ दिन के लिए। कूलिंग ऑफ पीरियड बहुत दिन तक रहा है जी। नहीं, लेकिन डिस्कस तो आप करते ही रहते हैं। मुझे ये कह रहे हैं, ये बेचारे सलाउद्दीन साहब ये कह रहे हैं, बहुत मासूम आदमी है, शायद ये समझ रहे हैं कि आप मान लेंगे, ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको कुछ दिन के लिए ठंडे बस्ते में डालकर और फिर बात कीजिए। बहुत समय से ये बस्ता विश्वास पे ये पड़ा रहा, लेकिन आखिर कभी तो इसको रिवाइव होना ही है। अच्छा चलिए, कब तक रहेगा? डालमिया जी, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे। सुप्रीम कोर्ट का 92 से लेके आज तक 10 वर्ष हो गए, क्या हुआ आगे प्रोग्रेस? कुछ नहीं हुई। नहीं डालमिया साहब, मैं जब जानना चाह रहा हूँ कि आप राम मंदिर न्यायालय का निर्णय के आने के तक इंतजार करेंगे या राम मंदिर निर्माण की तारीख घोषित करेंगे? निर्णय का इंतजार हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि निर्णय कब आएगा किसी को पता नहीं। 40 वर्षों से ये केस चल रहा है
जब 40-40, 50-50 वर्षों तक केस चलेंगे तो कोई न्यायालय का निर्णय का प्रतीक्षा नहीं। तो आप ये एक बात बताइए मुझे, आप टुकड़ों में बात क्यों करते हैं? कभी अविवादित अधिग्रहित भूमि की बात करते हैं। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं। तो आप मुझको ये बता दीजिए या हमारे देश के दर्शकों को कि आप नहीं आप कौन सी तारीख मुकर्रर करते हैं जो राम मंदिर बनना चाहिए? धर्मगुरु करेंगे तारीख, हम लोग मुकर्रर थे, वो तारीख धर्मगुरु करेंगे तारीख मुकर्रर जी। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि अविवादित जहाँ स्थान है जी, उसके अंदर कोर्ट पिक्चर में आती ही नहीं जी। दूसरे मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों को उसमें कोई ऑब्जेक्शन का प्रश्न ही नहीं उठता। वो वीएचपी और गवर्नमेंट के बीच में मामला है, तो ये तो जबरदस्ती मामले को उलझा दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है पिछले वर्ष, उसने मामले को उलझा दिया। डालमिया साहब, मुझको एक बात नहीं समझ में आ रही, किसी को भी नहीं आती। आप कहते हैं सरकार हमारे नहीं है क्योंकि हम वीएचपी हैं। अभी आपने कहा तारीख हम नहीं मुकर्रर करेंगे, तारीख तो साधु समाज करेगा। साधु समाज से आपका कोई लेना देना नहीं है। किसने कहा साधु समाज से लेना देना नहीं है? ये तो आप अपने मन से कह रहे हैं। नहीं, तो ये तो मैं कहलवाना चाह रहा था। तो साधु समाज से लेना देना नहीं है, मैं तो अभी तक नहीं कहा सारे डिस्कशन में। नहीं तो आप अपने मन से जोड़ रहे हैं। नहीं तो आप कब साधु समाज मुकर्रर करेगा बता? अरे साधु समाज तो हमारे, जब हम जो भी एक्शन हम ले रहे हैं साधु समाज के डायरेक्शन के अनुसार ले रहे हैं। नहीं तो वो डायरेक्शन कब मुकर्रर करेगी तारीख राम मंदिर बनाने की? अभी होने वाली है ना मीटिंग, उसके अंदर डिसाइड करेगी। नहीं, मीटिंग तो पिछले आपकी 10 साल से हो रही है। तो 10 साल मीटिंग में उन्होंने जो भी कुछ उन्होंने डिसाइड किया जी, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़े हैं। 1 साल का टाइम उन्होंने कुंभ मेले के टाइम में डिसाइड किया था जी कि अब फरवरी मार्च में है, तो 1 साल का टाइम दिया था सरकार को जी। 1 साल तक सरकार चुपचाप सोई रही, कुछ नहीं किया। जब बिल्कुल टाइम एंड पर आ गया तो जागी। फिर इसी तरह से पिछले जो ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें लगभग 1 साल फिर पूरा होने को आया है और अब जागी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। नहीं तो आपका जो साधु समाज, क्या मतलब है? आपकी जो आप बैठे हुए हैं, चुपचाप सोए हुए हैं, अगर टाइम पर काम में एक्शन नहीं लेंगे। आक्रोश है सरकार के ऊपर, सही भी हो सकता है, इतने 10 सालों से मैं तो आपको बता रहा हूँ, तब दर्शक जज करें ना। सरकार को हटाते क्यों नहीं? दर्शक जज करें ना इस बात को कि अगर साल भर से मामला सरकार का पास पड़ा हुआ, उस पर कोई एक्शन सरकार नहीं ले रही है, तो दोष किसका है? तो निकम्मी सरकार हुई है। दोष वीएचपी का नहीं है, तो निकम्मी सरकार है। नहीं, निकम्मी सरकार की चेंज कीजिए ना, इसको भी हटाइए। चेंज करने वाले हम कौन है? आप, अरे आप तो मसले सब कुछ है भाई। नहीं साहब, सब कुछ होते फिर हम तो भाई का भला कर देते। अगर हमारे हाथ में इतना दुर्दशाई नहीं होती। अभी तक आपने वास्तविक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन इस सरकार को हटाने के लिए या अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं किया है। सरकार को घोर उन्होंने अन्याय किया, सरकार को हटाना और अविश्वास प्रस्ताव करें तो पार्लियामेंट वालों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो यह है कि हमारे चीज को अचीव करने के लिए हमको जो कदम उठाने चाहिए वो उठाएंगे। नहीं डालमिया साहब, मैं जो पूछ रहा हूँ कि साधु समाज की और आपकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, उसके हिसाब से क्या डेट मुकर्रर करने जा रहे हैं आप? 2004 होगी जब मध्यावधि पूरे चुनाव होंगे। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं साधु समाज के डिसीजन को एंटीसिपेट करके आज आपको पहले बता दूं। अगर मैं पहले बता दूं साधु समाज का डिसीजन क्या हुआ, वो जब मैं कह रहा हूं कि डिसीजन हमारा संत समाज करेगा, उसको मैं पहले से कैसे एंटीसिपेट करके आपको बता दूं आज ही कि वो क्या डिसीजन करेगा? क्योंकि आपकी रणनीति बनी हुई होती है। क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट क्या निश्चय करेगा, क्या डिसीजन देगा, वो आप बता सकते हैं क्या? नहीं, मगर एक बात तो आपकी तरफ से साफ होगी कि उच्चतम न्यायालय की प्रतीक्षा आपको नहीं करनी है। क्या बात कही थी कि 2004 के इलेक्शन की बात आपने क्या कही? नहीं, मैंने कहा 2004 के इलेक्शन जो होंगे, जो लोकसभा के इलेक्शन, तो उसमें शायद फिर दोबारा गड़बड़ाएंगे, तब की शायद डेट मुकर्रर हो जाए। अच्छा, मैं समझा, पता नहीं 2004 में क्या। नहीं, मगर मैं ये जाके कह रहा हूँ डालमिया साहब, क्योंकि आपके जाने का समय हो रहा है, आप ये साफ साफ कह रहे हैं कि आपको उच्चतम न्यायालय का न्याय मंजूर नहीं है और डिसीजन मंजूर नहीं होगा, क्योंकि उसके आने में कितना समय लगेगा? एक ही न्यायालय में मामला ही नहीं है। बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आप लोग, जो किसी चीज को डील नहीं कर रहे हैं, जिसको आपको पूरी बात का ज्ञान नहीं है। यह मामला उच्चतम न्यायालय तक कभी गया ही नहीं है। अविवादित अधिग्रहित भूमि का मामला नहीं है। अविवाहित अधिग्रहित भूमि का मामला नहीं, मगर मैं बात कर रहा हूँ रामलला मंदिर की। जो रामलला मंदिर वाला मामला उच्चतम न्यायालय में नहीं है। जी, लोअर कोर्ट में सही बात, लोअर कोर्ट में बार बार उच्चतम न्यायालय का नाम लिया जाता है। वो इग्नोरेंस कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, इग्नोरेंस है लोगों में। अविवादित की बात कर, अविवादित की बात कर रहे थे, उच्चतम न्यायालय में है, मैं मानता हूँ। हाँ, नहीं, मगर उसका तो निर्णय आप मानने को तैयार ही नहीं। अरे निर्णय क्या है उसमें? तो उन्होंने टेम्पररी स्टे दिया है जी, परमानेंट स्टे थोड़ी दिया है। हम तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय कोई सरकार लागू नहीं कर रही है जी। हम तो ये सरकार कहते हैं भाई उच्चतम न्यायालय का निर्णय है और आप लोग तो निर्णय से बाध्य हैं जी। आप क्यों नहीं लागू कर रहे उस निर्णय को? जी चलिए डालमिया साहब, क्योंकि आपके जाने का समय हो रहा है और मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा, हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और विस्तार से चर्चा जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे बातचीत के अंतिम चरण में कि आखिर में मामला लटका हुआ कहाँ है और सरकार की नीयत क्या है। छोटे से ब्रेक के बाद।
घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले सच MDH MDH रूह अगरबत्ती की सुगंध, वो भगवान सचमुच प्रसन्न। MDH रूह। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. असली मसाले सच MDH MDH देखी 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 सड़के वाली हरी हरी मिर्च है लाल लाल लज्जत से भरी देखी 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 मिर्च बरसों से जाती पड़ेगी मिर्च MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सलीना की अदाएं करें सबको दीवाना। My beauty is my hair. कैसे? क्या आप जानना चाहते हैं? बालों की सही देखभाल के लिए सही शैम्पू इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आंवला शिकाकाई साधारण बालों के लिए, कोकोनट रूखे बालों के लिए, रोजमेरी डैंड्रफ के लिए। अब तो आप भी जान गए ना? अयूर हर्बल शैम्पू। प्रण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the House of PP Jewelers. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। राम जन्मभूमि के विवाद पर चर्चा हो रही है और मामला कोर्ट के मकड़ जाल में फंसा हुआ है। हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं अभी बातचीत के इस अंतिम चरण में वास्तव में स्थिति क्या है। हमारे साथ अभिषेक मनु संघवी साहब हैं और कमाल फारूकी साहब हैं। अभिषेक भाई, हम लोग डालमिया साहब तो कमिट किए बिना चले गए कि क्या होना है। बहरहाल हम ये बताइए हमको, जो उच्चतम न्यायालय है, ये अनडिस्प्यूटेड एक्वायर्ड जो लैंड है, सुप्रीम कोर्ट को स्टे वैकेट करना है। उसके वैकेट करने के बाद भी गवर्नमेंट के हाथ में वो ताकत रहेगी कि वो गवर्नमेंट उस लैंड को दे या नहीं दे। यही मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जहाँ तक 12 मार्च के ऑर्डर का सवाल है, उस पर तो साफ कहा गया है कि किसी भी हिस्से में कोई पूजा मेला संग्रह नहीं हो सकता। वो तो जहाँ तक 12 मार्च के ऑर्डर का सवाल है। जहाँ तक विवादित अविवादित का सवाल है, मेरा मानना है कि सिर्फ इस ऑर्डर को वेकेट करने से ही मुद्दा हल नहीं होता है। इस निर्णय के अनुसार जो कानून बना है, उस कानून के अंतर्गत अविवादित जमीन को फ्रीज करना आवश्यक है विवादित जमीन के निर्णय के लिए जी। अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो अब वो एक संविधान पीठ यानी 5 जजेस का निर्णय है उच्चतम न्यायालय का। और आप सब जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय होता नहीं। 5 जजेस का जजमेंट अगर है तो उसको बदलना अगर है तो और एक 5 जजेस की खंडपीठ को शायद बैठ के उसको रिव्यू करना पड़ सकता है। और ये अधिकार क्षेत्र में जरूर पड़ता है अगर वो उसको रिव्यू करें जी। या एक नया कानून बन सकता है जी देश द्वारा जिसमें कि विवादित अविवादित की नई भूमिका की जाए जी। लेकिन जब तक इन दोनों में से कोई चीज नहीं होती तो सिर्फ इस प्रकार से बात करना कि हम अभी वहां ये कर लेंगे ये लोगों को बहकाने वाली बात है। और मुझे लगता नहीं कि उच्चतम न्यायालय इतनी आसानी से इस प्रकार से कोई रिव्यू करेगी। जी फारूकी साहब, आप मुझको बताएं कि एक सवाल ये उठ रहा है
कि मुस्लिम समाज सहृदयता दिखाए और ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है या कोई भी जो चीज़ बनानी है उसमें खुद अपनी तरफ से ऑफर करें कि आप ये चीज़ ले लें और एक जेस्चर देने के बाद और बैठ करके इस पूरे मामले को हल किया जाए, जैसे कि चंद्रशेखर जी या वीपी सिंह के टाइम में एक लंबी शुरुआत हुई थी जो बाद में आंदोलन की भेंट चढ़ गई, और नरसिम्हा राव जी ने जो किया वो तो खैर इतिहास लिखा जाएगा, उसकी बात तो दीगर है, बट ये जेस्चर तो आना चाहिए। आप इसको जेस्चर कहते हैं या धमकी कहते हैं? नहीं, धमकी नहीं कह रहा। लिसन सर, मसीह के आप जैसे मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था जी कि इट इज ए फैक्ट कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई है जी। उस 500 साढ़े 500 साल पहले वहां क्या था क्या नहीं था, ये अभी एक हिस्टोरिकल प्लीज मैं उस डिस्प्यूट में नहीं जा रहा हूं जी। सवाल ये पैदा होता है कि उस तरह का आप एनवायरमेंट तो क्रिएट कीजिए कि बात करें। आप कोई ऐसा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये बहुत ही स्पष्ट वो है कि हम प्राइम मिनिस्टर से जरूर बात कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो उसके लिए कंडूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। ये क्या कंडूसिव एटमॉस्फेयर है कि जो पिछले हम 2-3 साल से कंटिन्यूअस देख रहे हैं कि एक कुछ ग्रुप है, मैं सारे हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा हूं, सारा हिंदू समाज इस तमाम चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है जो कुछ भी हो रहा है, हिंदू समाज भी इसको क्रिटिसाइज कर रहा है जो कुछ भी हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जो लैंग्वेज, जिस तरह के जो अल्फाज, जिस तरह की ट्रेनिंग, जिस तरह का जो बसे के हथियारों की जमा करना और हथियारों की ट्रेनिंग करना वीएचपी और बजरंग दल कर रहे हैं, क्या उस एनवायरमेंट के अंदर किसी किस्म की कोई कायदे की बात हो सकती है? अगर वाकईतन लोग बाग सिंसियर हैं इसके अंदर तो पहले इन लोगों की जुबानों को लगाम दें कि भाई ये इस तरह का काम नहीं होगा। अगर बात करनी है तो बात करने के लिए कंडूसिव एनवायरमेंट क्रिएट कीजिए, तब बात हो सकती है। आप किसी के कंधे पर अभिषेक जी, आपको लग नहीं रहा जो फारूकी साहब का दर्द मुझे समझ में आ रहा है, प्रधानमंत्री, क्या आपको लग रहा है ये सरकार के लोग इतने सिंसियर हैं कि इस मुद्दे को वास्तव में हल करना चाहते हैं? क्योंकि अरुण जेटली जिस तरह से नोटिस, दुर्भाग्यवश नहीं जी, ये साफ होना चाहिए कि ये एक राजनीतिक वेपन है सरकार के हाथ में, जब चाहे उसको इस्तेमाल कर लें, एक माहौल बना दें इलेक्शन के दौरान। मैं बिल्कुल मानता हूं ये कि ये हल सिर्फ समन्वय और सहमति से हो सकता है, और मैं अभी भी मानता हूं कि मुस्लिम समाज में, हिंदू समाज में ऐसे लोग हैं, सिर्फ अगर 20 लोगों का ग्रुप दोनों तरफ हो तो हैं जो इसको हल कर सकते हैं। और इसका शायद हल का एक, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेरी पार्टी की तरफ से है या ये होना चाहिए, मैं अपना एक निजी व्यू दे रहा हूं, एक इसका सिंपल ये हल हो सकता है अगर सब ये जो दिग्गज लोग हैं वीएचपी के, बजरंग दल के, पूरे देश के दिग्गज लोग, देश के, सिर्फ इतना रूल बना दें कि आगे से किसी भी मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप के ऊपर ऐसा हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है, और किसी और बाकी मैं बाकी कम्युनिटी की बात ही नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग है नहीं है। और ये साथ में कहेंगे साहब हम अभी स्पेशल केस में इस पे यहां मान रहे हैं और उसके पास में मस्जिद बन जाए, ये बड़ा सिंपल हल है। लेकिन इस पे कोई शक नहीं कि इस हल के लिए एक वो वातावरण और माहौल जरूरी है, और वो वातावरण माहौल सरकार ही पैदा कर सकती है। और सरकार अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, जब तक इसको राजनीतिक बेनिफिट के लिए यूज करेगी, वो चाहेगी नहीं कि ऐसा, जब मुद्दा खत्म हो गया तो फिर माहौल क्या रहा। अभिषेक भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सिंघवी साहब की सिर्फ 1 मिनट की बात खत्म करके, मेरे पास समय नहीं है फारूकी साहब। एक्चुअली मैं इसके ऊपर ये कमेंट करना चाह रहा था कि मैं इनकी बात को पे एग्री न करते हुए भी ये जरूर चाहूंगा कंडूसिव एनवायरनमेंट जरूर क्रिएट कीजिए बातचीत के लिए। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फारूकी साहब आपका, और अभिषेक भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वे जो पुल बनाते हैं इतिहास में पीछे रह जाते हैं। पुल पर लड़ेंगे राम, जय होंगे राम, पराजित होंगे रावण। वे जो पुल बनाते हैं वे इतिहास में बंदर कहलाते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।